आपका छोटा भाई, बहन या आपका बच्चा सुबह स्कूल जाता है और आपको शाम को ये खबर मिलती है कि पूरा का पूरा स्कूल लैंडस्लाइड में बह गया है। यार इस चीज को सोचना भी कितना मुश्किल हो रहा है। और ये चीज एक्चुअली में वायनाड में हुई है। वायनाड में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे 20 बच्चों की ऐसे मौत हुई है। यार वायनाड में तो दो विलेजेस वॉश अवे हो चुके हैं, 400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और वहाँ पे अभी भी 150 लोग मिसिंग है। ऐसी खबर हिमाचल प्रदेश से भी सुनने को मिली है कि वहाँ पे भी 22 लोगों की मौत हुई है और 60 लोग मिसिंग हैं बिकॉज ऑफ क्लाउड बर्स्टिंग। दिल्ली में भी अभी लास्ट मंथ ये न्यूज आया था कि हेवी बारिश की वजह से 4 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन मैं वहाँ पे बारिश को रीजन नहीं मानता। वहाँ पे अथॉरिटीज की मिसमैनेजमेंट और केयरलेसनेस को ही मैं वहाँ पे रीजन मानूंगा। और ऐसे ही लद्दाख से भी न्यूज सुनने में आया है कि लद्दाख में फ्लाइट्स ने अपने टेक ऑफ कैंसिल कर दिए, अपने टाइमिंग रीशेड्यूल कर दिया उन्होंने, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि एयर थिन हो गया और एयर जब थिन हो जाता है तो फ्लाइट्स कभी टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में हम इन सब टॉपिक्स के ऊपर तो बात नहीं करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सीधा दिल्ली से 3000 किलोमीटर दूर चलते हैं वायनाड की तरफ। तो दोस्तों वायनाड को ना ऊटी ऑफ केरला भी बोलते हैं। एक्चुअली में बहुत सारे लोगों को ऊटी क्या है ये नहीं पता होगा। तो जैसे कि नॉर्थ इंडिया में लोग कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, ये सब डिफरेंट हिल स्टेशन है, लोग यहाँ घूमने जाते हैं और ये सारे हिल स्टेशन नॉर्दर्न माउंटेन्स या फिर हिमालयास में स्थित हैं। वैसे ही साउथ ऑफ इंडिया में आपको वेस्टर्न घाट्स देखने को मिलते हैं। इन वेस्टर्न घाट्स पे स्थित बहुत सारे हिल स्टेशन होते हैं, उनमें से एक है ऊटी और ये तमिलनाडु में स्थित है। तो केरला में भी एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है वायनाड, जो अपने कैंपिंग के लिए, ट्रेकिंग के लिए, वाटरफॉल्स, केव्स, डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना के लिए जाना जाता है। ये एकदम ऊटी से ही रिसेंपल करता है, इसलिए इसको हम ऊटी ऑफ केरला भी बोलते हैं। तो हमारे एक बहुत फेमस पोएट हैं कालिदास, उन्होंने हमारे वेस्टर्न घाट्स की तुलना एक चार्मिंग कन्या से की है। तो उनके शब्द कुछ ऐसे हैं: अगस्त्यमला इज हर हेड, अन्नामलाई एंड नीलगिरी द ब्रेस्ट्स, हर हिप्स द ब्रॉड रेंजेस ऑफ कनरा एंड गोवा, हर लेग्स द नॉर्दर्न सह्याद्रीज, वंस द लेडी वॉज एडॉर्न्ड बाय अ साड़ी ऑफ रिच ग्रीन ह्यूज। तो यहाँ पे जो भी लिखे गए ना, अगस्त्यमला, अन्नामलाई, नीलगिरी, ब्रॉड रेंजेस ऑफ कनरा, गोवा, नॉर्दर्न सह्याद्री, ये सारे माउंटेन रेंजेस हैं जो कि स्थित है हमारे वेस्टर्न घाट्स में। तो अभी आपको डाउट होगा सर ये क्या वेस्टर्न घाट्स वगैरह कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा डिटेल में बताओ आप। तो अभी हम ना पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली में वेस्टर्न घाट्स है क्या, और ये वायनाड की जो स्टोरी है हम उसको लिंक करेंगे वेस्टर्न घाट्स को समझते हुए। तो मेरे दोस्तों, ये जो हमारा प्यारा भारत है ना, इसके अंदर जो ग्रीन कलर्ड में मार्क्ड है यही हमारे वेस्टर्न घाट्स है। ये स्टार्ट होते हैं गुजरात से। फ्रॉम गुजरात इट गोज टू महाराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला एंड देन तमिलनाडु। तो गुजरात से लेके तमिलनाडु तक स्ट्रेच होते हैं ये हमारे वेस्टर्न घाट्स। तो दोस्तों, क्योंकि वायनाड केरला में स्थित है तो हम उन्हीं वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे जो केरला वाले एरिया में आते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं केरला की, तो केरला एक्चुअली में 3 ज्योग्राफिकल एरियाज में डिवाइडेड है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे केरला में सबसे ऊपर वाला जो रीजन आता है, जो पहाड़ों वाला रीजन है, उनको हम बोलते हैं द हाईलैंड्स। उसके बाद हमारे पास एक रीजन आता है जिसको हम प्लेन रीजन बोलते हैं, उसका नाम होता है द मिडलैंड्स। और अगर उससे भी थोड़ा और नीचे आओगे तो आपको मिलेगा द लोलैंड्स, जो कि एकदम कोस्टल एरिया के पास है, कोस्टल एरिया में ही आता है वो। तो आपको पता होना चाहिए कि धरती पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट जो होता है वो माउंटेन्स का पॉइंट होता है, और धरती पे सबसे लोएस्ट पॉइंट जो होता है वो हमेशा सी या ओशन वाला पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हम हाईलैंड से थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो मिडलैंड्स मिलेगा, और मिडलैंड से थोड़ा और नीचे जाएंगे तो हमें लोलैंड्स मिलेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, तो हाईलैंड को हम कैसे बोलेंगे, हाईलैंड्स जो है हमारा केरला के अंदर वो वेस्टर्न घाट्स है, और जो प्लेन एरिया उसे हम कोस्टल प्लेन बोलेंगे, क्योंकि इसकी जो बाउंड्री लगती है वो कोस्टल एरिया से बाउंड्री लगती है, अरेबियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है, उसको मैं क्या बोलूंगा, कोस्टल प्लेन बोलूंगा। और जो केरला का मिडलैंड्स है, वहां पे आपको बहुत ही ज्यादा अंड्यूलेटिंग हिल्स एंड वैलीज देखने को मिलेंगी। अंड्यूलेटिंग का मतलब क्या, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो, ऐसी पहाड़ है जिनका पीक तो नहीं है लेकिन वो आगे की तरफ लहरें बना के जा रही हो, उन्हें हम बोलते हैं अंड्यूलेटिंग। और यहाँ पे जो केरला के मिडलैंड्स है, दे आर फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कोकोनट, बनाना, कैशूनट्स एंड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स। अब बात करते हैं लोलैंड्स की। लोलैंड जो है वो लैंड ऑफ कोकोनट एंड राइस कल्टीवेशन है, और यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेगून्स, रिवर डेल्टास और बैकवाटर्स भी देखने को मिलेगा। अच्छा, जब बात हो ही गई है लोलैंड की, तो एक और पॉइंट आपको बताता हूँ कि
पूरे इंडिया का जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है उसका नाम है कुट्टनाड, वो इन्हीं लोलैंड्स में आता है। और केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है आलपुड़ा, आलपुड़ा में कुट्टनाड आता है। तो जब भी आप कभी केरला विजिट करोगे, घूमने जाओगे, तो कुट्टनाड जरूर जाना। इट्स सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, इज फेमस फॉर इट्स बैकवाटर्स। और यहाँ पे एक, अगर आप नॉनवेज लवर हो तो यहाँ पे करी मीन फ्राई मिलता है जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो यू शुड विजिट कुट्टनाड व्हेनेवर यू विजिट केरला। तो दोस्तों, मैं जिस वायनाड की बात क्लास के स्टार्टिंग में कर रहा था वो इन्हीं हाईलैंड्स में लाई करता है। और ये हाईलैंड्स और कुछ नहीं बल्कि वेस्टर्न घाट्स ही हैं। जो वेस्टर्न घाट जो है वो अरेबियन सी के पैरेलली चलते हैं। इनकी जो ऑल्टीट्यूड है, एवरेज जो हाइट होती है उनका, वो 1000 मीटर से लेकर 2600 मीटर्स के बीच में होता है। आप अगर कंपेयर करना चाहो हमारे हिमालय से, तो ग्रेट हिमालयस के अंदर जो एवरेज ऑल्टीट्यूड है, एवरेज हाइट्स होती है माउंटेन्स की, वो 6000 मीटर है। तो उससे कंपेयर करें तो बहुत छोटा है। और इसमें क्या खास बात है, वेस्टर्न घाट्स को एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी घोषित किया गया है। तो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है इसको भी समझेंगे। और यहाँ पे इन्हीं वेस्टर्न घाट्स में हमें वेरियस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है जो यहाँ के क्लाइमेट को और सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने का काम करता है। तो हमारी जो हिमालय की पहाड़े हैं ना, उनकी हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट 8848.52 मीटर्स है। तो वैसे ही वेस्टर्न घाट्स की भी सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम है अनईमुडी हिल्स, जिसकी हाइट है 2695 मीटर्स। और ये स्थित है केरला में। केरला के दो डिस्ट्रिक्ट्स है, एर्नाकुलम और इडुक्की में। तो ये तो बात हो गई भैया हाईएस्ट माउंटेन पीक की। अच्छा, हम ना इस वीडियो में हमने एक बात की थी कि इन वेस्टर्न घाट्स को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का भी दर्जा मिला हुआ है। तो एक्चुअली में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है क्या? तो पूरे वर्ल्ड में 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। इन 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में से एक हॉटस्पॉट हमारा वेस्टर्न घाट भी है। एक्चुअली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स किन जगहों को घोषित किया जाता है? जिन जगहों पे सबसे ज्यादा हमें एंडेमिज्म देखने को मिलता है या फिर वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है, ऐसे जगहों को हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट घोषित कर देते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हमने वेस्टर्न घाट को क्यों घोषित किया? क्योंकि वेस्टर्न घाट्स में कुछ ऐसे स्पीशीज रहते हैं जो कि सिर्फ वहां पे ही पाए जाते हैं। अगर वहां से आप बाहर जाओगे तो वो स्पीशीज हमें कहीं और नहीं मिलेंगे। जैसे कि सर कुछ एग्जाम्पल दीजिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स इनके जैसे नीलगिरी थार, नीलगिरी थार हो गया, लायन टेल्ड मकाक हो गया, और आपका जायंट मलबार स्क्वायरल हो गया। ये सारे आपको सिर्फ वेस्टर्न घाट्स पे ही मिलेंगे। वहां से अगर आप बाहर जाओगे तो ये एनिमल्स आपको वहां नहीं मिलेंगे। ये तो एनिमल्स की बात हो गई सर। अच्छा, प्लांट्स के कुछ स्पीशीज भी देखने को मिलेंगे क्या? जी बिल्कुल। आपने फूल तो सुना ही होगा, फूल कुमारी नहीं, लापता लेडीज वाली, मैं फूल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे एक ऐसा फूल मिलता है जो 12 साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है, जिसका नाम है नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी नीलगिरी की पहाड़ों पे स्थित है, जो कि 12 साल में एक बार ही खिलता है और सिर्फ वेस्टर्न घाट्स में ही पाए जाते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं ये एंडेमिक है वेस्टर्न घाट्स, इसलिए इनको बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का भी दर्जा दिया गया है। तो हमें पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, व्हाई इज वायनाड लैंडस्लाइड प्रोन? इसमें मैं आपको 4 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जिसके मदद से हम ये समझ पाएंगे कि ये जो वायनाड में लैंडस्लाइड आया, इसमें नेचर का कितना हाथ है और हमारा, आपका और एडमिनिस्ट्रेशन का कितना हाथ है। तो यहां पे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन प्लांटेशन एरिया। तो वायनाड में 1950 से पहले 85% फॉरेस्ट एरिया हुआ करता था। तो लोगों ने क्या करा, लोगों ने प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए, मेनली कॉफी और टी प्लांटेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट करना चालू करा, मतलब पेड़ काटना चालू करा और यहाँ पे प्लांटेशन क्रॉप्स लगा दी। अब दिक्कत क्या है कि प्लांटेशन क्रॉप्स के जो रूट होते हैं वो बहुत शैलो होते हैं, वो धरती के एकदम अंदर डीप तक नहीं जाते, जिससे कि उनकी जो सॉइल पे जो पकड़ है ना उतनी मजबूत नहीं हो पाती। और वहीं पे जो ट्रीज थे उनके जो रूट्स है वो बहुत डीप जाते हैं और उनकी सॉइल पे पकड़ बहुत मजबूत होती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि एक तरह से सॉइल इरोशन में ये एक फैक्टर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, इसने एडअप किया सॉइल इरोजन करने में। तो पॉइंट नंबर 2, डिप्लीटिंग फॉरेस्ट कवर। तो एक 2022 का स्टडी हमें ये बताता है कि 1950 से पहले 1950 से पहले वायनाड का 85% जो एरिया था ना वो पूरा फॉरेस्ट कवर था। और यही फॉरेस्ट कवर जो 85% था, ये 1950 और 2018 के बीच में इसका 62% डिसअपियर हो गया। यहां से हमें एक चीज समझ आ जाती है कि पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2
दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि जैसे मैंने 1950 और 2018 के बीच में अपना प्लांटेशन एरिया बढ़ाया, मेरा फॉरेस्ट डिप्लीट होना चालू हो गया, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट डिप्लीट होना चालू हो गया। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 है कन्वेक्शनल रेनफॉल। सो व्हाट इज कन्वेक्शनल रेनफॉल? तो जो हमारा अरेबियन सी है, अरेबियन सी का जो ऊपर वाला पानी का सरफेस है वो बहुत गर्म था, एंड इट स्टार्टेड इवोपरेटिंग एंड फॉर्मिंग वाटर वेपर्स। और जब ये वाटर वेपर ऊपर जाके कोल्ड सरफेस के साथ हिट हुई, दे स्टार्टेड कंडेंसेटिंग एंड दैट स्टार्टेड फॉर्मिंग क्लाउड्स, हेवी क्लाउड्स, एंड दिस क्लाउड्स स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द वेस्टर्न घाट्स एंड स्पेशली टुवर्ड्स केरला, एंड दे स्टार्टेड डाउनपोरिंग। बहुत ही ज़्यादा हेवी बारिश हुई, इंटेंस बारिश हुई, और 2 हफ्ते तक ये बारिश चला। और 2 हफ्ते तक जब ये बारिश हुआ ना, तो यहाँ पे सॉइल के अंदर सैचुरेशन स्टार्ट हो गया, सॉइल स्टार्टेड सैचुरेटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि सॉइल के अंदर जितने भी पोर्स थे वो सारे पानी से फिल हो गए। अब 2 हफ्तों के बाद एक दिन ऐसा आता है जिस दिन एक्सट्रीमली हेवी बारिश होती है, और जिसने क्या करा, जिसने इस लैंडस्लाइड को ट्रिगर कर दिया। तो अब हम समझते हैं अपने लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, द अनहेडेड वार्निंग ऑफ गाडजिल रिपोर्ट। अगर इस गाडजिल रिपोर्ट की बात मान ली होती गवर्नमेंट ने, तो शायद आज इन 400 लोगों की मौत नहीं हुई होती और इतना ज़्यादा प्रॉपर्टी का लॉस भी नहीं हुआ होता। तो 2011 में वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल ने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करी सेंटर को, और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे। एक्चुअली ये जो पैनल है इसको हेड कर रहे थे माधव गाडगिल जी, इसलिए इन रिपोर्ट को माधव गाडगिल रिपोर्ट भी बोला जाता है। तो इन रिपोर्ट के अंदर ना बहुत सारे रिकमेंडेशंस है जिनको फॉलो करना था। तो इसमें से मैं आपको कुछ रिकमेंडेशंस बताता हूँ। तो पहला रिकमेंडेशन ये था कि इन्होंने बोला कि जितने भी वेस्टर्न घाट्स वाले एरिया है इनको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया घोषित कर दिया जाए, और इन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया को डिफरेंट इको सेंसिटिव जोन्स में बांटा जाए। जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हो, यहाँ पे आपको केरला का मैप दिख रहा होगा, और यहाँ पे 3 जोन्स हैं, इको सेंसिटिव जोन 1, इको सेंसिटिव जोन 2, इको सेंसिटिव जोन 3। जैसे कि आप देख सकते हो वायनाड को इन्होंने इको सेंसिटिव जोन 1 में रखा हुआ है। तो यहाँ पे एक्चुअली में इनके रिकमेंडेशन के हिसाब से इन्होंने बोला था कि जो इको सेंसिटिव जोन्स होंगे वहाँ पे, जैसे जो इको सेंसिटिव जोन 1 होगा वहाँ पे कंप्लीट बैन होना चाहिए माइनिंग पे, क्वारीइंग पे, कोई नया थर्मल पावर प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए, कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें उन्होंने बताई थी। अब एक्चुअली में इको सेंसिटिव जोन्स होते क्या हैं? इको सेंसिटिव जोन ऐसे एरियाज होते हैं जो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेचुरल पार्क्स हो गए, या फिर हमारा बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, इनके सराउंडिंग वाला जो भी एरिया होता है ना, इनको जब हम इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं तो इसमें क्या होता है कि ह्यूमन का जो इम्पैक्ट होता है इन जोन्स में वो मिनिमाइज हो जाता है, और हमारा जो वाइल्ड लाइफ जो हैबिटेट होता है वो एकदम कंजर्व रहता है। तो ये गाडजिल रिपोर्ट को आए हुए 13 साल हो गए, लेकिन आज तक, अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा हुआ है। तो दोस्तों आप मेरे को ये बताओ, लिख के कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताओ कि इन चारों फैक्टर्स में से आपको ऐसा कौन सा फैक्टर लगता है जिसके वजह से वायनाड के लैंडस्लाइड में 400 लोगों की मौत हुई।